जरा सोचिए, दशकों पहले कुछ अधिकारियों ने मीलों दूर एक बंद कमरे में बैठकर नक्शे पर कुछ लकीरें खींच दी। और पता है क्या, एक कलम के फेरने से खींची गई इन लकीरों ने पूरे दक्षिण एशिया के भूगोल और समाज में ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे कागज पर खींची गई ये ऐतिहासिक लकीरें आज भी देशों की संप्रभुता और अनगिनत इंसानों की जिंदगियों को पूरी तरह से बदल कर रख रही हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज के सफर में हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम बात करेंगे संप्रभुता के भ्रम की, साम्राज्य द्वारा खींची गई सीमाओं की, रैडक्लिफ सीमा की उस भयानक जल्दबाजी की। फिर देखेंगे टूटे हुए रिश्ते और समुदाय, खुली सीमा का अनोखा विरोधाभास और अंत में सुरक्षा और वास्तविक भूगोल की सीधी टक्कर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संप्रभुता का भ्रम और ये समझना कि असल में इन सीमाओं का काम होता क्या है। अब देखिए, कागज पर तो संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सीधा सा मतलब है एक तय सीमा के भीतर कानून लागू करने और वहां की आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का पूरा और विशेष अधिकार। सैद्धांतिक रूप से तो सीमाएं किसी भी देश की राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा को एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचे में बांधती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत शायद ही कभी इतनी साफ सुथरी होती हैं। सच तो यह है कि जब कागज पर खींची गई ये लकीरें असल जमीन पर उतरती हैं तो ये सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने से सीधे तौर पर टकराती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, साम्राज्य द्वारा खींची गई सीमाएं और डूरंड रेखा का असंतुलन। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा का सफर काफी उलझा हुआ नजर आता है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1893 में इस सीमा को तय किया गया। फिर 1919 में रावलपिंडी की संधि ने इसे और पक्का कर दिया। 1947 आते आते यही सीमा पाकिस्तान को विरासत में मिल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की सरकारों ने अक्सर इन औपनिवेशिक समझौतों का कड़ा विरोध किया है। हालात तो यहां तक पहुंच गए कि 1949 में अफगान लोया जिरगा ने इन पुरानी संधियों को पूरी तरह से शून्य यानी वॉइड ही घोषित कर दिया था। आखिर इस रेखा का जमीनी असर क्या हुआ? इस टेबल को देखिए, ये हमें पूरा भूगोल समझाती है। ऊपर उत्तर में वाखान कॉरिडोर से लेकर खैबर, कुर्रम, वजीरिस्तान और एकदम दक्षिण में बलूचिस्तान तक डूरंड रेखा ने पश्तून और बलूच लोगों की ऐतिहासिक मातृभूमि और उनके पीढ़ियों पुराने मौसमी प्रवास मार्गों को बिल्कुल बीच से चीर कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ही समुदाय के लोग जिनके बीच खून के रिश्ते थे, वो अचानक से दो अलग अलग प्रशासनों में बढ़ गए। अब इस पूरी उलझन के बीच एक भारी भरकम कानूनी सिद्धांत आता है जिसे यूटी पॉसिडेटिस जुरिस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि नए बने देश उन सीमाओं को जस का तस मानेंगे जो उनके औपनिवेशिक शासकों ने तय की थीं। इसी आधार पर पाकिस्तान डूरंड रेखा को एक पक्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और बस यहीं से अंतर्राष्ट्रीय कानून और जमीनी हकीकत के बीच एक ऐसा टकराव शुरू होता है जो आज तक जारी है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर, रैडक्लिफ सीमा की जल्दबाजी यानी पंजाब और बंगाल का बंटवारा। 5, जी हां, सिर्फ 5 हफ्ते। जरा कल्पना कीजिए, सर सिरिल रैडक्लिफ को 1,75,000 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र और करीब 8 करोड़ 80 लाख लोगों का भविष्य तय करने के लिए महज 5 हफ्ते का समय दिया गया था। ये इतिहास के सबसे जटिल और शायद सबसे भयानक जल्दबाजी में लिए गए फैसलों में से एक था। सीमा आयोग किस हड़बड़ी में काम कर रहा था और उन्हें जमीनी हकीकत की कितनी कम जानकारी थी, ये रैडक्लिफ के अपने ही शब्दों से साफ झलकता है। एक ऐसा इंसान जिसने पहले कभी भारत देखा तक नहीं था, वो इतने कम समय में इतने बड़े देश को बांट रहा था। उनका कहना था कि उस भयानक गर्मी में जिंदा बच जाना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। इस जल्दबाजी का एक ज्वलंत उदाहरण गुरदासपुर का जनसंख्यिकी विवाद है। इस डोनट चार्ट को देखिए, वहां 50.2% की मामूली सी मुस्लिम बहुलता थी। नियम के हिसाब से इसे पाकिस्तान में जाना चाहिए था, लेकिन इसे भारत को सौंपा गया ताकि नहरों के जल स्रोतों को एक ही प्रशासन के अधीन रखा जा सके। हालांकि पाकिस्तानी पक्ष अक्सर यह आरोप लगाता है कि यह फैसला भारत को कश्मीर तक सीधी पहुंच देने के लिए जानबूझकर किया गया था। और बात सिर्फ गुरदासपुर पर खत्म नहीं होती। इस टेबल में दिए गए इन विवादित क्षेत्रों को देखिए। रैडक्लिफ के फैसलों में ऐसे कई विरोधाभास थे। लाहौर को ही ले लीजिए, जहां 2/3 आबादी मुस्लिम थी, लेकिन 67% दुकानों के मालिक हिंदू और सिख थे। वो पाकिस्तान के हिस्से में गया।
फिर फिरोजपुर भारत को मिला ताकि ब्यास नदी का हेडवर्क सुरक्षित रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात, चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, जहां 97% आबादी गैर मुस्लिम बौद्ध थी, उसे भी पाकिस्तान को दे दिया गया। साफ है, राजनीतिक आंकड़ों ने जमीनी हकीकत और भूगोल की कोई परवाह नहीं की। ये सब हमें ले आता है हमारे चौथे हिस्से पर, टूटे हुए रिश्ते और समुदाय। आइए देखते हैं एक मानचित्रकार की कलम की वो मानवीय कीमत जो आम लोगों ने चुकाई। जमीनी हकीकत तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जरा सोचिए, आप रात को अपने घर में सोते हैं और सुबह उठते ही पता चलता है कि आप किसी नए, अनजान या दुश्मन देश के नागरिक बन गए हैं। सदियों पुराने मौसमी व्यापार मार्ग अचानक बंद हो गए। चकमा बौद्धों ने तो 1947 में भारत का झंडा तक फहरा दिया था, जिसे बाद में पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक हटा दिया। कई अहम सिख तीर्थस्थल अपने ही समुदायों से रातों रात कट गए, और सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि नई सरकारों को बिना किसी संयुक्त राष्ट्र या विशेषज्ञ की मदद के इन सीमाओं को लागू करने का जिम्मा सौंप दिया गया, जिसने तुरंत एक भयंकर अराजकता और हिंसा को जन्म दिया। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, एक बिल्कुल अलग परिदृश्य की, जिसे हम कहेंगे खुली सीमा का विरोधाभास। और इसमें हम देखेंगे भारत नेपाल की 1950 की संधि। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ डुरेंड और रैडक्लिफ रेखाएं हैं जो बेहद कठोर हैं, भारी सैन्यकरण से भरी हैं और जिन्होंने परिवारों को हिंसक रूप से बांट दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत और नेपाल की 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है जो पूरी तरह से खुली है। 1950 की शांति और मित्रता की संधि के आधार पर यह सीमा दोनों देशों के नागरिकों को बिना किसी रोकटोक के आवाजाही और संपत्ति के समान अधिकार देती है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर असली विरोधाभास या पैराडॉक्स सामने आता है। बेशक ये खुली सीमा स्थानीय संबंधों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन आज की आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन गई है। कैसे? ये सीमा मानव और मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा केंद्र बन चुकी है। ये भगोड़ों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। आतंकवादी संगठन इसका फायदा उठा रहे हैं और नक्सली समूह भी इन रास्तों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही काला पानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रीय विवाद इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। तो अब सवाल यह है कि सुरक्षा के इन बड़े खतरों को देखते हुए किया क्या जा रहा है। सीमाओं को पूरी तरह से बंद किए बिना कुछ बहुत ही अहम आधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे भारत नेपाल और भूटान सीमाओं पर नई खुफिया इकाइयों की स्थापना की जा रही है, सीमा जिला समन्वय समितियां बनाई जा रही हैं और 1377 किलोमीटर लंबी नई सीमा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मकसद साफ है, आवाजाही भी बनी रहे लेकिन सुरक्षा का तंत्र भी मजबूत हो। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, सुरक्षा बनाम वास्तविक भूगोल, जिसमें हम बाढ़, व्यापार और भविष्य की बात करेंगे। अगर हम आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ राज्य या देश का लक्ष्य है बाड़ लगाकर, सेना तैनात करके और सख्त चेक पॉइंट्स बनाकर अपनी संप्रभुता को हर हाल में लागू करना। लेकिन दूसरी तरफ है मानवीय वास्तविकता। उन स्थानीय लोगों के लिए ये राजनीतिक रेखाएं सिर्फ एक कृत्रिम बाधा हैं जो उनके रोजमर्रा के व्यापार, उनके पैतृक रिश्तों, उनके साझा इतिहास और उनके सदियों पुराने मौसमी प्रवास के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। अंत में मैं आपको इसे एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो हमें सीमाओं के असली मायने सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कोई भी राष्ट्र केवल कटीले तारों की बाड़ लगाकर अपनी संप्रभुता को सुरक्षित कर सकता है? खासकर तब जब उन तारों के दोनों तरफ रहने वाले लोगों का खून, उनका व्यापार और उनका इतिहास बिल्कुल एक ही हो? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।